Hello everyone, welcome in Afani. Today we are going to discuss about the class 11 physics first chapter unit and measurement, which is mainly the first chapter in the syllabus of NEET 2025. So without any delay, let's get started. फर्स्ट इंट्रोडक्शन में देखो यूनिट कहता है कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपैरिजन विथ सर्टेन बेसिक। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? कुछ बेसिक होते हैं, मतलब कि वही 7 फंडामेंटल यूनिट, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उनसे कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन में ध्यान देना यह है कि अगर आपको कंपेयर करना है तो आप मास को मास से कंपेयर कर सकते हो। आप कह सकते हो कि एक मास आम इक्वल टू एक मास सेब, आप ऐसे कह सकते हो मास का। या मेनली आप कह सकते हो कि 1 kg मैंगो इक्वल टू 1 kg बनाना, आप ऐसे बोल सकते हो। बट यू कैन नॉट से दैट 1 kg मैंगो इक्वल टू व्हाट 1 मीटर बनाना, ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं फिजिकल क्वांटिटी की कंपैरिजन होती है किससे? कुछ बेसिक यूनिट से, कुछ आर्बिट्री यूनिट से। जैसा कि अभी मैं आर्बिट्री ले रहा था, कुछ हेजिटेट भी कर रहा था। तो आर्बिट्री मतलब अपने मन से कुछ आप लेते हो यूनिट, उससे होती है। या फिर कुछ इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा बनाए गए कुछ यूनिट हैं, है ना, स्टैंडर्ड है, यूनिट नहीं स्टैंडर्ड हैं, उनसे आप कंपेयर करते हो तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी लय पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, बने रहिए वीडियो के एंड तक। वी नीड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग ऑल द फिजिकल क्वांटिटी। कहता है हम लोगों को जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जैसे देखिए डेंसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट की ही हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। लिमिटेड मतलब क्या कि कुछ सीमित मात्रा में। अब वो सीमित कौन है? तो जाहिर सी बात है कि बात हो रही है बेस यूनिट की। सिंस दे आर इंटर रिलेटेड विथ वन अनदर, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। द यूनिट ऑफ द फंडामेंटल और द बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट। क्योंकि ये जो यूनिट है ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए जितने भी यूनिट हैं बेस क्वांटिटी के, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट। जैसे दीवार होती है ना, कोई दीवार में एक ईंट दूसरे ईंट से जुड़ी हुई होती है, तो दीवार वहाँ पर ईंट क्या है? एक फंडामेंटल या बेस यूनिट का वहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर ईंट क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। कहता है कि द यूनिट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके यूनिट को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ढेर सारे कॉम्बिनेशन, मतलब बेस यूनिट के कॉम्बिनेशन में। जैसे कहने का मतलब है कि आप अगर ले रहे हो डेंसिटी ले रहे हो ना, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास का क्या होता है? यूनिट केजी होता है। वॉल्यूम का क्या होता है? लीटर क्यूब, है ना। तो इस तरीके से वो कंबाइंड करके दो यूनिट जो है फिजिकल क्वांटिटी कंबाइंड कर रहे हैं और बेस यूनिट बना रहे हैं ना, ठीक है ना। बेस यूनिट के रूप में फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कंबाइंड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये लाइन कह रहा है कि ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट। बेस यूनिट के बगैर जो है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, उनको उसी फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। सच यूनिट, ऐसे यूनिट को क्या बोलते हैं? डिराइव्ड। सच यूनिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये डिराइव्ड क्वांटिटी से ऑब्टेंड होते हैं, हमें मिलते हैं, इसलिए इन्हें डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। अब बोलो डिराइव्ड यूनिट किसको बोलते हैं? फोर्स को। फोर्स किससे मिल रहा है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन भी बेस यूनिट ही है ना। तो फोर्स डिराइव हुआ, ये डिराइव हुआ है मास और एक्सेलरेशन से, इसलिए फोर्स क्या हुआ? एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, ठीक है ना। अ कंप्लीट सेटअप ऑफ दिस यूनिट, है ना। तो कहता है कि दोनों को मिला दीजिए, डिराइव्ड यूनिट को और बेस यूनिट को, दोनों को कंबाइंड कर दीजिए, मिल जाएगा सिस्टम ऑफ यूनिट। अब कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट है जिन्हें इंटरनेशनली जो है फिजिक्स में एक्सेप्ट किया गया है।
कहता है कि शुरू में बहुत सारे कंट्री के साइंटिस्ट के द्वारा, है ना, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर द मेजरमेंट के लिए जो है इस्तेमाल में लाए जा रहे थे। अब उन सारे यूनिट में से निकल कर के आते हैं 3 मेन यूनिट। 3 मेन यूनिट के बेस यूनिट जो है लेंथ, मास और टाइम ही है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग CGS सिस्टम लेते हैं जहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्या है, लेंथ का यूनिट, इसका यूनिट हो जाएगा लेंथ, ग्राम का यूनिट हो जाएगा, ग्राम का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, सेकेंड का क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा ना। सिमिलरली अगर दूसरा सिस्टम FPS लेते हैं, फुट पाउंड सेकेंड, तो यहाँ पर भी फुट को हम लोग लेंगे लेंथ में उसका यूनिट, पाउंड का ले लेंगे मीटर में, पाउंड का ले लेंगे केजी में, एंड सेकेंड इज इक्वल टू टाइम। थर्ड जो यूनिट जो बोलता है MKS सिस्टम, कहाँ पे, यहाँ पे मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। मीटर को क्या लेंथ में माप सकते हैं, किलो को क्या, केजी को क्या ग्राम में माप सकते हैं, और सिमिलरली सेकेंड को क्या टाइम में। तो ये 3 इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट हैं, है ना, इसको याद रखना, CGS, FPS, MKS। बाकी वैसा कुछ नहीं है। इंटरनेशनली एक सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, कहता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट जो कि इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट किया जा सकता है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेबल है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। कहता है सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट के नाम से भी, या उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SI यूनिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है कि SI यूनिट सिस्टम में कहता है कि बिकॉज SI यूनिट यूज, कहाँ इस्तेमाल होता है SI यूनिट का, डेसिमल सिस्टम में, किस काम में, कन्वर्जन विथ इन द सिस्टम में, एंड क्वाइट सिंपल एंड कन्वेंशन। कहता है कि क्या है ये SI यूनिट, बहुत सिंपल है एंड कन्वीनियंट है, इस्तेमाल करने में काफ़ी सरल होते हैं। कहाँ कहाँ यूज होते हैं, डेसिमल सिस्टम में, पॉइंट वाले सिस्टम में भी तो होते हैं, पॉइंट वाले सिस्टम में भी SI यूनिट यूज होते हैं। और कन्वर्जन विथ इन द सिस्टम, कहने का मतलब है कि मान के चलिए कोई केजी डिवाइडेड बाय ग्राम है ना, तो अगर हम लोगों को ग्राम में कन्वर्ट करना है, केजी डिवाइडेड बाय ग्राम है, अगर हम लोगों को ग्राम में कन्वर्ट करना है, केजी डिवाइडेड बाय ग्राम, तो ऊपर क्या करेंगे, 1000 ग्राम इक्वल टू नीचे ग्राम, ग्राम कट जाएगा, 1000 बचेगा, उसी को बोल रहा है इंटर कन्वर्सन ऑफ द सिस्टम। इसीलिए ये क्वाइट सिंपल और कन्वीनियंट है। SI यूनिट में 7 बेस यूनिट है। कितने बेस यूनिट है, 7 बेस यूनिट है। इनके अलावा 2 जो है यूनिट जो हैं और है यूनिट, 2 और यूनिट है जिनको डिफाइंड किया गया है किसके रूप में, प्लेन एंगल, जिसको कि थीटा, डी थीटा से, और प्लेन एंगल इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखिए डी थीटा इक्वल टू DS/R, है ना, डी थीटा इक्वल टू DS/R, रेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। यहाँ पे क्या है, आर्क इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू रेडियन होता है ना, आर्क इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इक्वल टू रेडियन होता है। यहाँ पे देखिए आर्क, ये आर्क है, ये लेंथ है, ठीक है ना, और ये है एंगल। तो आर्क इक्वल टू क्या होता है, प्लेन एंगल के केस में लेंथ इंटू रेडियन, तो यहीं से ये फॉर्मूला निकल करके आया, थीटा इक्वल टू DS/S/R, और प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन। सिमिलरली सॉलिड एंगल का SI यूनिट होता है स्टेरेडियन, और इसका फार्मूला होता है DA/R²। सॉलिड एंगल का फार्मूला क्या होता है, DA/R²। इनका डेरिवेशन को मैंने साइड में निकाला है। सॉलिड एंगल के केस में होता ये है कि यहाँ पे 2 आर्क लिए गए हैं, एक और एक 2, इसीलिए जो हम लोग एरिया इक्वल टू आर्क 1 एंड आर्क 2 ले लिए हैं, और दोनों का डी थीटा इंटू आर, दोनों को मल्टीप्लाइड करने पर हम लोगों को क्या मिल गया है, सॉलिड एंगल का DA/R²। ओके, नेक्स्ट देखिए, कहता है कि यूनिट ऑफ द प्लेन एंगल इज रेडियन एंड कहता है सिंबल उसका रेड है, RAD के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड एंगल का जो होता है यूनिट वो होता है स्टेरेडियन, और उसका सिंबल जो है SR होता है। बोथ आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसको ध्यान देना है, रेडियन और स्टेरेडियन जो है दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटी हैं। आइए अब जल्दी से देख लेते हैं 7 बेस यूनिट, क्योंकि इसके बारे में मैंने चर्चा किया था केमिस्ट्री क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में भी। तो देखिए लेंथ का यूनिट होता है मीटर में, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, टाइम का होता है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का होता है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। तो इधर वाले सभी यूनिट हैं, और ये सभी क्या है, बेस यूनिट है, ठीक है ना। इनके अलावा भी 2 है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है ना।
अब कुछ यूनिट हैं जो कि जनरल यूज में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन हम लोग जानते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, 1 घंटा बराबर होता है कितना 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर 60 को 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3600 सेकेंड। एक दिन में कितना 24 घंटा होता है, 86,400 सेकेंड होता है। एक दिन में कितना सेकेंड होता है, 86,400 सेकेंड्स। एक साल में कितना दिन होता है, 365.25 दिन होता है ना, विच इज इक्वल टू 3.156 इंटू 10⁻7 सेकेंड, मतलब 3.156 गुना 10⁻7 सेकेंड। इसी तरीके से डिग्री देखिए, 1 डिग्री बराबर पाई डिवाइडेड बाई 80, 180 रेडियन होता है। लीटर में तो जान रहे हैं 1000 क्या होता है, ml होता है ना, तो उसको हम लोग 10⁻³ लिख देते हैं, है ना। मीटर क्यूब में बदलने के लिए लीटर को क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो उसी को लिख दिया 10⁻³ मीटर क्यूब। देखिए ये जो टन होता है सब्जी वब्जी को मापने में, तो टन, 1 टन बराबर कितना होता है, 1000 के लिए 1000 किलो ना। क्विंटल कितना का होता है, 100 का, और 1 टन कितना का होता है, 1000 किलो का। उसी तरीके से सोना चांदी को मापने के लिए कैरेट का इस्तेमाल करते हैं, तो कहता है कि 1 कैरेट बराबर 200 ग्राम होता है, ठीक है ना। ये बार जो है प्रेशर का यूनिट है, पास्कल में रिप्रेजेंट करते हैं प्रेशर को। कहता है कि 0.1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। देखो क्यूरी टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम पूछता है, हालांकि 3.7 इंटू 10⁻10 सेकेंड, ठीक है ना। और वैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 ATM इक्वल टू कहता है कि 101,325 पास्कल होता है, विच इज इक्वल टू 101.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट थे जिनका जनरल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब देखिए कहता है नेक्स्ट, कहता है कि नोट दैट व्हेन मोल इज यूज, जब मोल का इस्तेमाल होता है तो कुछ एलिमेंट्री एंटिटी होते हैं। एलिमेंट्री एंटिटी मतलब क्या होता है, ये एंटिटीज़, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि ओरिजिन, मतलब उस चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो एलिमेंट्री एंटिटी कौन कौन होते हैं, एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, आयन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और अदर पार्टिकल भी होते हैं, और ठीक है ना, और द स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ सच पार्टिकल, ठीक है ना। तो इन सभी के केस में मोल का इस्तेमाल होता है, किसके किसके में, एटम के केस में, मॉलिक्यूल के केस में, आयन के केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में, और कुछ पार्टिकल के केस में। कहता है कि वी एम्प्लॉय द यूनिट फॉर द सम फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिराइव फ्रॉम द 7 बेस यूनिट। तो हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी के लिए भी, जैसे कि क्या हो गया, कुछ फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है कि फोर्स, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, तो इन सभी फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों को कहाँ से मिल जाता है, 7 बेस यूनिट से मिल जाते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए फोर्स इक्वल टू क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास तो है बेस यूनिट, एक्सेलरेशन भी यहाँ पे यूनिट है ना, अदर यूनिट, तो यहाँ से मिल जाता है। बाकी ये सब अपेंडिक्स बताया गया, कौन अपेंडिक्स में क्या दिया हुआ है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, देखिए मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ को कई तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। मीटर स्केल्स, जिसका इस्तेमाल लेंथ को मापने के लिए होता है, कितना से कितना के बीच लेंथ को, 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर के बीच तक। वर्नियर कैलिपर जो है कितना रेंज तक के लेंथ को एक्यूरेटली माप सकता है, 10⁻⁴। स्क्रू गेज जो है और स्फेरोमीटर जो है वो कितना तक के लेंथ को माप सकते हैं, 10⁻⁵ से कम, 10⁻⁵ से कम तक के माप सकते हैं। याद रखना है यहाँ पे मीटर स्केल 10⁻³ टू 10⁻² तक का, वर्नियर कैलिपर जो है एक्यूरेसी, लेंथ एक्यूरेसी कितना है उसका, कितना तक लेंथ को माप सकता है, तो 10⁻⁴ मीटर तक का। स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर जो है कहता है कि 10⁵ मीटर से कम तक के लेंथ को माप सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। देखिए लार्ज डिस्टेंस, कहने का मतलब है कि अगर हम लोगों को कोई बोल दे सूरज से लेकर के ज़मीन तक या चांद से लेकर के ज़मीन के बीच की दूरी निकालिए, तो इसको मापने के लिए एक मेथड का इस्तेमाल होता है, पैरालैक्स मेथड बोलते हैं। डिस्टेंस कहता है कि डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन और द स्टार, प्लेनेट या स्टार के बीच की दूरी को अर्थ से कैन नॉट बी मेजर फ्रॉम द मीटर स्केल से हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं माप सकते हैं। एन इम्पोर्टेंट मेथड, इसके लिए एक इम्पोर्टेंट मेथड है जिसको पैरालैक्स मेथड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बोला है कि होल्ड अ पेंसिल इन फ्रंट ऑफ यू अगेन सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द बैकग्राउंड अ वॉल, है ना, and look at the pencil first through your left and closing your right eye, and then look the pencil through your right eye closing the left eye. You would notice that the position of the pencil seems to change with respect to the point
ऑन द वॉल एंड दिस इज कॉल्ड पैरालेक्स। कहने का मतलब क्या है कि इस पूरे पैराग्राफ का कि ये पैरालेक्स मेथड के लिए एक एग्जाम्पल दिया है। बोलता है कि एक पेंसिल को पकड़िए और अपना एक आँख के करीब में लाइए। जब आप दाहिने आँख के, ठीक है ना, उसको कहीं पर उसका पोजीशन को हिल डोल करना नहीं, फिक्स रखना है, आँख के बिल्कुल करीब लाइए और एक बार उसको दाहिने आँख से देखिए और उस समय आपका लेफ़्ट आई जो है वो क्लोज होना चाहिए। और फिर दूसरी बार जो है, हाँ, और ध्यान रहे पेंसिल का जो पोजीशन होगा वो वाल से क्या होगा, बोलता है क्लोज टू द, ये यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में जो है उस पेंसिल के बैकग्राउंड में वाल होना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी दीवार या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा कि वो पूरा पीछे का सरफेस जो है एक समतल प्लेन में हम लोगों को दिखाई दे, है ना। तो कहता है कि एक बार पेंसिल को जब दाहिना आँख से राइट आई से देखिएगा उस समय लेफ़्ट आई को बंद कर दीजिए और जब लेफ़्ट आई से देखिए तो राइट आई को बंद कर दीजिए। आप लोग देखेंगे कि जो पॉइंट है पेंसिल का वाल में वो आपको अलग अलग जगह में दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? कहता है कि इसी को बोलते हैं पैरालेक्स मेथड। कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, दो पॉइंट को मापने के लिए दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों का अलग अलग हो गया। लेफ्ट आई से देखे तो उसका ऑब्जर्वेशन अलग, राइट आई से देखे तो उसका ऑब्जर्वेशन अलग अलग हो गया। इसी को पैरालेक्स मेथड बोलते हैं। और ये दोनों ही पॉइंट के बीच की दूरी को मापने के लिए एक जो है, कहता है कि क्या है, एक मेथड है, इसको बोलते हैं क्या, बेसिक बोला जाता है। अब देखिए इसके लिए जो है ना पैरालेक्स एंगल या पैरालेक्टिक एंगल को निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, उसको हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल शेप है, ये बना हुआ है, ट्रायंगल बना है एक्चुअली। यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, ये एस पॉइंट है। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी जो एक्चुअली जो है ना एक आर्क है। मान के चलिए कोई रॉड का टुकड़ा है या फिर कोई इलेक्ट्रिक वायर जो टेम्पर वायर होता है उसका टुकड़ा है, ठीक है ना, जो जनरली कर्व होते हैं। तो ये एक आर्क है और इसका जो लेंथ है वो स्मॉल बी है और पॉइंट एस से लेकर के ए के बीच की कैपिटल डी है और एस से लेकर के बी के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल डी है। देखिए इस इंटायर केस में बोलता है कि यहाँ पर मान के चलिए कि थीटा ये जो है वो बहुत ही स्मॉल है। जब थीटा बहुत स्मॉल होगा तो ये जो एस है उसके बारे में बोलता है कि समझिए कि ये एक सर्किल का सेंट्रल पॉइंट है। एस क्या है, किसी सर्किल का सेंट्रल पॉइंट है। अब ऐसी स्थिति में जो है क्या होगा, वो ये होगा कि ये जो आर्क का लेंथ है और ये जो डिस्टेंस है, इसका जो भाग होगा, इसका जो डिवीज़न होगा वो एक से काफ़ी छोटा होगा। और इसके लिए एक फेमस फार्मूला है डी, स्मॉल डी इक्वल टू कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल बी बाय थीटा। यहाँ पर कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है ना, और एस एक्चुअली में यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको प्लेनेट बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पर एस ए बी के रूप में एक एंगल है। कहता है कि सिंबल जो होता है पैरालेक्टिक एंगल का ये थीटा है ना, थीटा है। पैरालेक्टिक एंगल या पैरालेक्स एंगल भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये था पैरालेक्टिक एंगल या पैरालेक्स मेथड, जिसके माध्यम से हम लोग एक इम्पोर्टेंट फार्मूला को देखें और एक्चुअली में ये एंगल को कैसे निकालते हैं। केस है कि थीटा जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कहता कि अगर डी है डायमीटर किसी प्लेनेट का और अल्फ़ा जो है वो एंगल है, एंगुलर साइज ऑफ द प्लेनेट, तो ऐसी स्थिति में उसका जो एंगल होगा वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय डी एट द अर्थ में जो है उसका एंगल डी का, है ना, वो कैसे निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा और इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको मैं कवर करूंगा। तो चलिए अगले टॉपिक्स की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए एक टॉपिक्स है, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कहता है कि कोई मॉलिक्यूल, एटम, पार्टिकल के बीच में अगर कोई दूरी है उसको हम लोग कैसे मापेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है एंगस्ट्रॉम, से उसको मेजर कर सकते हैं। और हम लोग जानते ही हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना। कहता है कि इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, बाकी जो है एंगस्ट्रॉम का मेजरमेंट आप लोग ये काम देता है कहाँ, फिजिक्स के एटम एंड न्यूक्लियाई में और केमिस्ट्री के सॉल्यूशन में कहीं कहीं पर इससे सवाल देंगे। बेसिकली जो है इसका इस्तेमाल जो है वो एटॉमिक फिजिक्स में हुआ है। अब देखिए लेंथ है, लेंथ के अलग अलग रेंज होते हैं। उसी बात को बोल रहा है कि द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट
कम एक्रॉस इन द यूनिवर्स वेरी ओवर अ वेरी वाइड रेंज। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि रेंज जो है या तो माइक्रोन में हो सकता, एंगस्ट्रॉम में हो सकता है, सॉरी माइक्रोन में हो सकता है, या फिर कहने का मतलब है कि ये किलोमीटर में हो सकता है, या फिर लाइट ईयर में भी रेंज हो सकता है। तो रेंज का जो होता है अपना, ये क्या बोलते हैं, जो लिमिट होता है वो कोई लिमिट नहीं होता, लिमिटलेस होता है। उसी को बोला गया है कि वाइड रेंज में वेरी करता है। कोई भी लेंथ का रेंज जो होता है वो वाइड रेंज में वेरी करता है, ठीक है ना। कुछ जैसे मान के चलिए, कहता है कि दिस में भी वेरी फ्रॉम द साइज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 मीटर। न्यूक्लियस के लिए, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है 10⁻14 मीटर, है ना। न्यूक्लियस के साइज से लेकर के इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻26 मीटर ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के साइज, न्यूक्लियस के साइज से लेकर के यूनिवर्स के साइज तक में ये वेरी कर सकता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि न्यूक्लियस का साइज कितना है। न्यूक्लियस का साइज देखिए कितना है, यहाँ पे देखिए वेरी फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ 10⁻14 मीटर ऑफ द टीनी न्यूक्लियस से लेकर के यूनिवर्स के साइज जो कि 10⁻26 मीटर है, उतना तक के ऑर्डर में रेंज में वेरी कर सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट दिए हुए हैं, उनको याद रखना है। कहता है कि 1 फर्मी बराबर कितना होता है 10⁻15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, अभी हम लोग देखें 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको कि AU से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और जनरली इसका इस्तेमाल जो है अर्थ और सन के बीच की दूरी को मापने के लिए होता है, एवरेज डिस्टेंस को निकालने में होता है। वो कितने के बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देखिए लाइट ईयर कहने का मतलब क्या है कि लाइट का वेलोसिटी एयर में कितना है उसको मापेंगे हम लोग एयर के साथ में। एयर में कितने दिन 365 दिन, है ना, 365 दिन, और उसमें कितने सेकेंड है ना, उस 365 दिन में कितने सेकेंड है उसको आप लाइट ईयर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 3 इंटू 10 ये वाला 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है ना। लाइट ईयर का था वेलोसिटी ऑफ लाइट, का था डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल विद द वेलोसिटी इन 1 ईयर। एक साल में लाइट के द्वारा जो है जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया जाता है कितने वेलोसिटी से, एयर में कितने वेलोसिटी से 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही जनरली वेलोसिटी ऑफ लाइट भी होता है। 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। पार्सेक क्या है, डिस्टेंस है किसका, कहता है कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, जो कहाँ पाया जाता है एक आर्क सेकेंड के एंगल में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मास का मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ मास। कहता है कि मास क्या है, किसी भी मैटर का बेसिक प्रॉपर्टी होता है। अगर कोई मैटर है, कोई सब्सटेंस है, तो उसका एक सबसे पहला विशेषता क्या होता है कि उसके अंदर में क्या होगा, उसका अपना मास होगा, यानी कि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, जगह घेर रहा होगा, ठीक है ना। कहता है कि सबसे विशिष्ट प्रॉपर्टी मास की क्या है कि ये टेम्परेचर पर, प्रेशर पर और लोकेशन मतलब जगह पर निर्भर नहीं करता है। और यूनिट होता है मास का क्या, किलोग्राम। आप सभी को पता ही होगा। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे, है ना, इनमें से कुछ आ रहे हैं, ये एटम एंड न्यूक्लियाई में बहुत काम देंगे। साइज ऑफ द प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है 10⁻15। साइज ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस 10⁻14, और हाइड्रोजन एटम का साइज 10⁻10। तो यहाँ पर सबसे बड़ा साइज किसका है, हाइड्रोजन एटम का -10, इसका एटॉमिक न्यूक्लियस का कितना -14 एंड प्रोटॉन का -15। एक टर्म यहाँ पे आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको समझना, और केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 में भी हम लोग अच्छे से समझे थे कि यूनिफाइड एटॉमिक मास, इसका दूसरा नाम क्या है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, U से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक कार्बन C12 एटम का जितना वजन होता है उतना ही क्या होता है, उस वजन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, उस वजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं 1 AMU, है ना। तो कहता है कि 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास जो है 1 U के बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है
1/12 ऑफ द मास ऑफ एन कार्बन एटम, कार्बन आइसोटोप, इंक्लूडिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और कार्बन एटम का कार्बन C12 एटम का अपना मास है। दोनों को मिला करके जो मास हम लोगों को मिल रहा है उसी को बोलते हैं 1U या फिर 1 एटॉमिक मास यूनिट या फिर 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास। ओके, याद रखेंगे कितना है ये 1.66 इंटू 10⁻27। इसी को बोला गया है एवोगाद्रो नंबर। Na से इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लार्ज मासेस बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग ग्रेविटेशनल मेथड। तो लार्ज मासेस जो हैं, जैसे प्लेनेट का मास है, तो उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ेंगे किस मेथड से, ग्रेविटेशनल मेथड से उनके मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट टर्म है इसके बाद, रेंज ऑफ मास। मास जैसे लेंथ का अपना रेंज होता है, लेंथ हम लोग मापते हैं, उसी तरीके से मास का रेंज क्या है आइए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये पूरा टेबल है, इसको पूरा याद करने का ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन का केजी में मास याद रखना है और प्रोटॉन का, ठीक है, और बाकी वैसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन का 10⁻30 kg होता है और प्रोटॉन का 10⁻27 होता है। आई होप आप लोगों को याद रहेगा, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम। समय का भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, करते हैं। जैसे कोई को बोलेगा कि 1 मिनट हुआ तो मतलब कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, कोई बोलेगा 1 घंटा हुआ तो 1 घंटा में कितना 60 मिनट होते हैं। तो कहीं ना कहीं मेजरमेंट ऑफ टाइम का जो है रिलेशन सेकेंड और मिनट से है। या फिर कोई एटॉमिक क्लॉक है, अगर हम लोग केमिस्ट्री में फिजिक्स में बात कर रहे हैं तो एटम और मॉलिक्यूल एटॉमिकली उसको हम लोग समझ सकते हैं। देखिए बोलता है कि टू मेजर एनी टाइम इंटरवल वी नीड अ क्लॉक। किसी भी टाइम इंटरवल को, समय अंतराल को मापने के लिए हम लोगों को एक घड़ी की आवश्यकता पड़ती है। और कहता है कि नाउ वी यूज एन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। तो आजकल जो है हम लोग एक टाइम स्टैंडर्ड, जिसको कि एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, जो कि एटॉमिक फॉर्म में होता है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो किस पर आधारित है, पीरियोडिक वेबरेशन प्रोड्यूस इन सीजियम एटम। तो एक सीजियम एटम में कितना जो है वेबरेशन क्रिएट हो रहा है, उसको मापने से, उसके मेजरमेंट से इसका रिलेशन है। किसका रिलेशन है, एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम का। तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ सीजियम क्लॉक। और यही इसी के वेबरेशन से, मतलब सीजियम एटम के वेबरेशन, सीजियम एटम में प्रोड्यूस होने वाले पीरियोडिक वेबरेशन से ही एक सीजियम क्लॉक बनाया गया है। और उसी को आगे चल कर के नाम दिया जाता है कभी कभी एटॉमिक क्लॉक का। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम की शुरुआत, जो टाइम समय का मेजरमेंट जो है, सबसे पहले सीजियम एटम यानी कि सीजियम क्लॉक से हुआ। ये बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखिए, एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन मेजरमेंट। कहता है एक्यूरेसी मतलब कितना ज़्यादा आप सही चीज़ों को, कितना एक्यूरेट, 100% के कितना क्लोज कर सकते हो। अगर कोई बोलता है कि एग्ज़ाम में आप 99.9 परसेंटाइल ला रहे हो और एक लड़का ला रहा है 99%, तो किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है? जो 99.9 परसेंटाइल ला रहा है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू के कितने क्लोज हो, वही है एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या है, क्या ये भी वही है। एक्यूरेसी को अगर दूसरे वर्ड में कहें कि एग्जैक्ट वैल्यू के कितने क्लोज हैं, है ना, प्रिसीजन है। तो मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइंस और टेक्नोलॉजी का जो बेस है वो क्या है, किसी भी चीज़ का मापना, मेजरमेंट। कहता है कि फॉर एवरी मेजरमेंट, कहता है कि द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कंटेंट सम अनसर्टेनिटी। और अगर इंस्ट्रूमेंट से कोई भी चीज़ को हम लोग माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें जो है कुछ न कुछ अनिश्चितता हम लोगों को डाउट रहता ही है। जैसे कि अगर हम लोग 10 kg बाज़ार में सब्जी माप रहे हैं वो किलो वाला से, तो हम लोगों को 10 kg 2 ग्राम 5 ग्राम 25 ग्राम ये रहेगा। बट हम लोग एग्जैक्ट मान के चलते हैं, व्यापारी हम लोगों को 10 kg का ही रेट दे रहा है। तो वहाँ पर क्या है, हम लोगों को अनसर्टेनिटी है क्या, कि मेरा 10 किलो 200 ग्राम था, 50 ग्राम था, है ना। तो व्यापारी जो है उसको माइनस कर देता है, इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी। एंड और इसी अनिश्चितता की वजह से क्या उत्पन्न हो जाती है, गड़बड़ी, जिसको बोलते हैं एरर। दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी, देखिए कहता है कि कैलकुलेशन
में हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, कोई भी कैलकुलेटेड क्वांटिटी हो जो किस पर आधारित होती है, मेजर्ड वैल्यू पर, है ना, जो मेजरमेंट से जिसका रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग गेहूँ माप रहे हैं, गेहूँ 100 कुंटल है, 100 कुंटल कुछ केजी है, मतलब इसका ताल्लुक किससे है, मापने का मेजर्ड से है ना गेहूँ का। तो हम लोग लिख दिए 100 कुंटल कुछ केजी, बट कुछ केजी के बाद कुछ ग्राम भी हो सकता है। तो उसमें कहने का मतलब है कि कुछ न कुछ जो है अनसर्टेनिटी रहेगा ही रहेगा। उसी को बोल रहा है कि एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी विच इज़ बेस्ड ऑन द मेजर्ड वैल्यू हैज़ आल्सो एंड एरर। कहता है कि वी शैल डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू टर्म। अब एरर जो है मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड क्वांटिटी में, वो दो टर्म से इनको हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, इनका अंतर को समझ सकते हैं। एक है कि एक्यूरेसी, दूसरा है कि प्रिसीजन। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ क्लोज, कहता है कि हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू इट्स ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी कहने का मतलब है कि जो हम लोग मापे हैं, है ना, जैसे हम लोग मान के चलिए 100 केजी चावल मापे हैं, ठीक है। अरे एक स्टूडेंट जो मापा, एक स्टूडेंट ने अलग से मापा, तो वो कितना मापा, 99.99 केजी 900 ग्राम मापा। एक और स्टूडेंट ने मापा तो 99 केजी 500 ग्राम मापा। कहने का मतलब है कि पहला स्टूडेंट जिसने 99 केजी 900 ग्राम मापा है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो पहला ये टर्म को डिफाइन हम लोग कर लिए। दूसरा है कि प्रिसीजन टेलस, तो अच्छा, उस केस में पहला स्टूडेंट जो था वो एग्जैक्ट वैल्यू का, ट्रू वैल्यू के बहुत करीब था, तो वही ज़्यादा, उसमें वही ज़्यादा एक्यूरेट था। प्रिसीजन क्या बोलता है कि व्हाट रिजोल्यूशन और द लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। तो प्रिसीजन मतलब क्या कि ये देखिए, रिजोल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि हम जिस क्वांटिटी को माप रहे हैं वहाँ पर या तो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज या माइक्रोस्कोप, इस प्रकार के कुछ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। और वहाँ पे जब हम लोग माप रहे हैं किसी क्वांटिटी को, तो वो जूम कितना कर रहा है, वो जितना जूम करेगा, जितना ज़्यादा उसको उसका रिजोल्यूशन होगा, उतना ज़्यादा जिस लिमिट तक, है ना, जूम करने की भी तो कोई लिमिट होती है ना, तो जिस लिमिट तक वो जूम कर पाएगा, रिजोल्यूट कर पाएगा, है ना, तो उसी हिसाब से हम लोग उसको मापते हैं। ये बोलता है प्रिसीजन। देखिए कहता है एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट में भी डिपेंड अपॉन, एक्यूरेसी जो है किसी भी मेजरमेंट का ढेर सारे फैक्टर पर निर्भर करता है, जैसे कि लिमिट और द रिजोल्यूशन ऑफ द